ओके सो हम स्टार्ट करते हैं हार्ट फेलियर की ड्रग से। तो अब सबसे पहले जो हार्ट फेलियर की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, एक हमारे पास होता है एक्यूट हार्ट फेलियर और एक होता है क्रोनिक हार्ट फेलियर। अब हम लोग कुछ ड्रग्स जो है वो एक्यूट के लिए देते हैं, कुछ क्रोनिक के लिए देते हैं और कुछ हम दोनों में दे सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अब इसमें यह है कि जो हमारे पास सबसे पहले होता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज इनहिबिटर। ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज इनहिबिटर में जो हमारे पास ड्रग आ जाती है ना, दैट इज़ द डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन इट बिलोंग्स टू डिजिटालिस फैमिली। अब डाइजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि इसने जो है ना सोडियम पोटाशियम एटीपीएज इनहिबिटर के तौर पे ये एक्ट करता है और ये कैल्शियम की एक्यूमुलेशन कराएगा। कैल्शियम जो है वो जब इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। सो डाइजॉक्सिन सोडियम पोटाशियम एटीपीएज इनहिबिटर है और ये इंक्रीज करता है कैल्शियम को और ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो हम लोग इस डाइजॉक्सिन को क्रोनिक फेलियर में यूज़ करेंगे। तो ये क्रोनिक फेलियर की एक ड्रग हमने देख ली। अभी इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल से हम देखते हैं। फिर हमारे पास आता है रीनल सोडियम ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। जो रीनल सोडियम ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स है उसमें हमारे पास डायूरेटिक्स आ जाते हैं, जैसे लूप डायूरेटिक्स लाइक फ्यूरासमाइड, फिर थायजाइड डायूरेटिक्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आ जाते हैं, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन। इसमें SGLT2 ब्लॉकर्स आ जाते हैं जो हम लोग एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये आ जाते हैं। इसके इनका क्या है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये प्री लोड को भी कम करते हैं और आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। हम इनको एक्यूट में भी दे सकते हैं और क्रोनिक में भी दे सकते हैं। तो जो डायूरेटिक्स है ना, दे कैन बी गिवन एज इन एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक। सो हमारे पास डाइजॉक्सिन हो गया, डायूरेटिक्स हो गए। फिर हमारे पास आते हैं एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स। एस इनहिबिटर और आर्ब्स में, एस इनहिबिटर्स में हमारे पास सारे प्रिल्स वाले आते हैं, कैप्टोप्रिल, डेसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये आ जाते हैं। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो आर्ब्स हैं उसमें हमारे पास सार्टन आ जाते हैं, लो सार्टन, कैंटी सार्टन, इरबी सार्टन। तो ये इसमें आ जाते हैं। अब एस इनहिबिटर और आर्ब्स का क्या है कि ये जो है प्री लोड को कम करेंगे, ये आफ्टर लोड को कम करेंगे और ये रीमॉडलिंग भी रिड्यूस करेंगे। रीमॉडलिंग ये होता है कि हार्ट के अंदर कोई भी अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है तो उसमें क्या होता है, हार्ट के स्ट्रक्चर और हार्ट की शेप चेंज हो जाएगी, तो उसे रीमॉडलिंग कहते हैं। रीमॉडलिंग जो है हमारे पास इसमें 3 ड्रग्स प्रिवेंट कर रही है। एक एस इनहिबिटर्स आर्ब्स कर रही हैं और एक इसके अलावा स्पाइरोनोलैक्टोन कर रही है और एक हम लोग बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे। तो ये 3 जो है रीमॉडलिंग को रिड्यूस कर रही होती है। फिर हमने एस इनहिबिटर्स आर्ब्स का देखा कि हम इसको क्रोनिक फेलियर में यूज़ करते हैं। तो क्रोनिक फेलियर में हमारे पास ये डाइजॉक्सिन हो गई, डायूरेटिक्स हो गई और एस इनहिबिटर्स एंड आर्ब्स हो गए। नेक्स्ट कमिंग टू द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में कार्विडोलोल, मेटाप्रोलोल, ये सारी आ जाती हैं। अब बीटा ब्लॉकर जो है ना, ये भी क्या करते हैं, आफ्टर लोड को कम करते हैं। दे रिड्यूस द आफ्टर लोड और एंड दे रिड्यूस द रीमॉडलिंग। ठीक है, आफ्टर लोड कम करेंगे, रीमॉडलिंग को भी रिड्यूस करेंगे। इनको अभी हम क्रोनिक फेलियर में यूज़ करते हैं, क्रोनिक स्टेबल फेलियर में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स को कभी भी हमने एक्यूट फेलियर में नहीं देना, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्यूट हार्ट फेलियर। फिर आते हैं बीटा एगनिस्ट। बीटा एगनिस्ट में हमारे पास आ जाते हैं डोब्यूटामीन, डोपामीन। डोब्यूटामीन और डोपामीन ये आगे बीटा एगनिस्ट। इन्होंने भी क्या करने की, कैल्शियम को इंक्रीज़ कराने। कैल्शियम इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो कैल्शियम इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्टिल इंक्रीज। लेकिन जो हम लोग बीटा एगनिस्ट हैं हम उसको देते हैं एक्यूट फेलियर में, वी गिव दैट इन एक्यूट फेलियर। फिर कमिंग टू द वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स में आ जाता है नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड जो है उसने प्री लोड कम करना है, आफ्टर लोड कम करना है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द प्री लोड एंड आफ्टर लोड जस्ट लाइक द डायूरेटिक्स। ये प्री लोड और आफ्टर लोड कम करते हैं, ये भी प्री लोड और आफ्टर लोड कम कर रहे हैं, वेजोडाइलेटर्स में नाइट्रोप्रोसाइड। अब हम इसको भी एक्यूट फेलियर में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स। फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स में ना मिलरीनोन आ जाता है। मिलरीनोन जो है उसने भी क्या करानी है, वेजोडाइलेशन कॉज करानी है, वेजोडाइलेशन कॉज कराएगा। इसके अलावा ये क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कराता है। सो वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इट इज़ यूज्ड इन एक्यूट फेलियर। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है नेटियूरेटिक पेप्टाइड। जो नेटियूरेटिक पेप्टाइड है इसमें आ जाता है नेसेटाइड। नेसेटाइड ने वेजोडाइलेशन कॉज करानी है, इसने प्री लोड कम कराना है, इसने आफ्टर लोड कम कराना है और इसकी कुछ डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इसमें एक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ की कि वेजोडाइलेशन कॉज करा रहा है, प्री लोड कम करा रहा है, आफ्टर लोड कम करा रहा है और डायूरेटिक इफेक्ट्स भी हैं। इसको एक्यूट फेलियर में यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर और आर्ब। इनका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर जिसमें सेक्यूबिट्रिल आ जाता है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसमें हम वेलसर्टन लेते हैं। सो सेक्यूबिट्रिल और वेलसर्टन जो है इनका कंबाइंड, इनके इसमें क्या होगा, कंबाइंड इंक्रीज इफेक्ट होगा। एक तो ये BNP का ब्रेन नेटियूरेटिक पेप्टाइड है जो सेक्यूबिट्रिल है इसका, और साथ आर्प का इफेक्ट का, इनके लिए कंबाइंड इंक्रीज इफेक्ट हो जाएगा और हम इसे क्रोनिक फेलियर में यूज़ करते हैं। तो क्रोनिक में हमने ओवरऑल देखा कि हमने क्रोनिक में यूज़ की है डाइजॉक्सिन, हमने इसमें डायूरेटिक्स दे सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, हम इसमें एस इनहिबिटर्स आर्ब्स दे सकते हैं, क्रोनिक में हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं और हम इसके अलावा नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर और आर्ब दे सकते हैं। एक्यूट में हम लोग डायूरेटिक्स दे सकते हैं, एक्यूट में हम लोग बीटा एगनिस्ट दे सकते हैं, वी कैन गिव द वेजोडाइलेटर्स, वी कैन गिव द फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स एंड द नेटियूरेटिक पेप्टाइड।